नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बिहार की राजनीति और जातीय समीकरण में चोली दामन का साथ रहा है और बिहार की राजनीति में जातीय मुद्दों को लेकर के अक्सर राजनीतिक दलों ने अपनी रोटियां भी सेकी हैं, लेकिन आज एक बार फिर से बिहार में उसी जाति को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है और बिहार की राजनीति में एक बार फिर से जाति को लेकर के घमासान मचा हुआ है और समीकरण में चोली दामन का साथ रहा ही है। हमने पहले भी बताया, गोटी सटीक बैठ गई तो सूबे की सत्ता का शीर्ष मिलना तय है और राजनीतिक दलों का समीकरण गड़बड़ाया तो विपक्ष में बैठना। विधानसभा में विपक्ष की बेंच से ट्रेजरी बेंच का सफर इन्हीं उलझे हुए जातीय समीकरणों से होकर गुजरता है और जिसने साध लिया वही सिकंदर। लोकसभा चुनाव में करीब 6 महीने का समय बचा हुआ है और बिहार में जाति पर बवाल शुरू हो गया है। अभी से राजपूत और ब्राह्मण नेता आमने सामने हैं। सूबे के सत्ताधारी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर मनोज झा ने संसद में महिला आरक्षण पर चर्चा के दौरान एक कविता सुनाई थी, ठाकुर का कुआं। अब राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा 21 सितंबर को हुई थी। बिल उसी दिन पास भी हो गया, मगर मनोज झा के बयान का गुबार सियासत में रह रहकर उठ रहा है। मनोज झा के खिलाफ उनकी ही पार्टी के विधायक चेतन आनंद ने मोर्चा खोल दिया। चेतन आनंद ने मनोज झा पर कविता के जरिए पूरे ठाकुर समाज को विलेन के रूप में पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ठाकुर सभी को साथ लेकर चलते हैं। समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन है, यहां तक आरोप लगा दिया। मनोज झा का बयान आरजेडी को ए टू जेड की पार्टी बनाने की कोशिश के लिए झटका है। चेतन आनंद ने इस मुद्दे को लालू यादव के सामने उठाने की बात कही तो वहीं उनके पिता आनंद मोहन ने भी मनोज झा पर हमला बोला। बिहार में उठी जाति की जंग कहां तक का सफर तय करती है, यह आने वाला वक्त बताएगा, मगर जाति पर हुई ललकार को लेकर अपने मेहमानों से हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। पवन गोयल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अजीत राय जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राजेश तिवारी जी हैं, प्रदेश सचिव जेडीयू हैं और अमनप्रीत कौर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राजेश तिवारी जी आपका रुख करेंगे। आवाज आ रही है आपको? चलिए, राजेश तिवारी जी की कॉल कट गई है, संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। पवन गोयल जी, ठाकुर का कुआं कविता सुनाई गई और सदन के अंदर जब ये कविता सुनाई गई तो महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी। बिल भी पास हो गया, सब कुछ हो गया और उसके बाद हफ्ते भर बाद ये सियासी संग्राम। पवन गोयल जी, आवाज आ रही है मेरा? जी हाँ, बोलिए। भारत एक हिंदू देश नहीं है, हिंदू देश की बात करते हैं, लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पे तो सिखों का, क्रिश्चियनों का, मुस्लिमों का और हिंदुओं में तो सबसे ज्यादा बहुसंख्यक है। जब हम उन सब का सम्मान करते हैं तो और हम हिंदू में जाति को बांटने का काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आप निशाने पे आओ। अब ठाकुर राजपूत समाज या क्षत्रिय समाज के लिए आप इस तरह के शब्द यूज करोगे, आप उसमें से ठाकुर हटा के अगर शब्द की अगर आपको कविता ही सुनानी थी, पहली बात तो आपको कवि सम्मेलन में जाना चाहिए था। आप देश की संसद में राज्यसभा सांसद होने के बाद महिला आरक्षण बिल के अगेंस्ट बोल रहे हो। आप अगर महिला आरक्षण के बिल के अगेंस्ट बोल, पहली बात तो आप बोल नहीं सकते थे, क्योंकि ये देश के लिए, महिलाओं के लिए बड़े गौरव और सम्मान की बात है कि 33% महिलाओं को सम्मान मिला। दूसरी बात, आप एक बात देखिए, अब आजकल नेताओं ने, ज्यादातर विपक्षी नेताओं ने ट्रेंड बना लिया है कि हिंदू धर्म को या हिंदू धर्म के समाज को या इस तरह की कुछ ऐसी टिप्पणियां की जाए, जैसे ओपी राजभर भी है, केजरीवाल जी भी बात करते हैं, राहुल गांधी जी भी बात करते हैं, प्रियंका गांधी जी ने भी बोला। तो मैं ये बात कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस के कुछ नेता और कुछ लोग इस तरह की अपशब्दों का यूज करने लग गए जिससे कि उनको मतलब पब्लिसिटी स्टंट मिले। ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन इसका नेगेटिव असर जा रहा है। आप अब देखिए, क्षत्रिय समाज नाराज हो रहा है तो उसका नुकसान देश को और हिंदुत्व को है और हिंदू की जाति को है। तो जो भी आप कोई स्टेटमेंट दें, संसद में दें या संसद के बाहर दें, तो कृपया उसको सोच समझ के दें जिससे कि किसी की जातीय भावना पे आहत ना हो। अब आप देखिए, उन्हीं की पार्टी के नेता ने उन्हीं के लिए कैसे शब्द यूज कर दिए। तो इस तरह की जो तीखी आलोचना है, मैं इसका सम्मान नहीं करता। मैं नहीं, आपके नेता नीरज कुमार बबलू तो 4 कदम आगे निकल गए। वो कह रहे हैं मैं संसद के अंदर होता तो पटक पटक के मारता।
मैंने कहा ना आपसे यही बात। अब आप देख लीजिए, अगर आप किसी की जाति पर टिप्पणी करोगे और इतनी बार बार टिप्पणी करोगे तो जो जिसकी जाति पर टिप्पणी होगी वो भी तो कोई स्टेटमेंट देगा। आपने मौका ही क्यों दिया? इसका मतलब आपके हिसाब से मनोज जागी ठीक है क्या? पांडे जी, मैं आपसे पूछता हूँ, जो आपने भाजपा के नेता को इसमें इन्वॉल्व कर दिया, आपको अरे मैंने कहा इन्वॉल्व किया? मैं कौन होता है इन्वॉल्व करने वाला भाई? आप लोग खुद ही इन्वॉल्व होते हैं। मुझे कौन सा वोट लेने जाना है जो मैं आपको इन्वॉल्व, मेरा कौन सा बेनिफिट हो रहा है कि मैं आप लोगों को इन्वॉल्व बता रहा हूँ ना क्या बेनिफिट हो रहा है। आपने, मैं बताऊंगा, इस बात का जवाब मैं दूंगा आपके सवाल का। आपने कहा देखिए आपके भाजपा के नेता तो 4 कदम आगे चले गए, लेकिन आप अगर इस बात को ऐसे कहते कि जी मनोज झा की गलत बात से 4 कदम आगे चले गए तो मैं बात मानता, लेकिन आपने तो सीधा उनको कटघरे में खड़ा कर दिया, वो 4 कदम आगे चले गए। आप ये तो देखिए शुरुआत किसने की? जी पांडे जी, नहीं, शुरुआत किसने की? उसकी भी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, कानूनी प्रक्रियाएं हैं। अगर आपको ऐसा लगता था कि आपकी भावनाएं को आहत पहुंची है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा हुआ है, तो आपको आगे कदम उठाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि सदन के अंदर हो या सदन के बाहर मर्यादाओं को नहीं लागना चाहिए। ठीक है अजीत राय जी, क्या आपको नहीं लगता कि इसका नुकसान आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को भी उठाना पड़ सकता है? अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है अजीत जी। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ योगेश जी, जब आप सदन में कोई बात कहते हैं या कोई तथ्य रखते हैं तो उस बात को रखने के लिए आप कुछ उपमा, कुछ बड़े नेताओं के कोट, कुछ बड़े कवियों की बातों को कोट करते हैं। जब अभी मैं आपके जो आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे प्रोग्राम का, उसमें मैंने देखा और मनोज झा जी ने जब ये कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जब ये पढ़ी सदन में, तो उन्हें मालूम था कि ऐसा कुछ इस तरीके का मुद्दा उठेगा, इसीलिए उन्होंने तत्काल उसी समय स्पष्ट किया कि वो जो उपमा वो दे रहे थे वो स्वयं पे भी, वो कह रहे हैं ये मेरे अंदर भी है, ये हर उस व्यक्ति के अंदर है। ये एक जो है उपमा उन्होंने जो एक शोषक तंत्र है उसके लिए दिया, ना कि किसी जाति के लिए। लेकिन दरअसल इसको किस तरीके से डाइवर्ट करके जो बुनियादी मुद्दा है जो वो उठा रहे थे कि किस तरह से देश की व्यवस्थाओं में, राजनीतिक व्यवस्थाओं में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता है, सबको समानता और न्याय देने की आवश्यकता है, उसको किस तरीके से जातिवादी मोड़ दे दिया गया, ये देश ने देखा। और इससे योगेश जी, इससे पहले भी हुआ है। नहीं तो इसको किसने मोड़ दिया अजीत जी? ये इस तरीके के कुछ चीजें नैरेटिव समाज में चलाए जा रहे हैं, जबकि जेडीयू के तमाम जो नहीं किसने किया, वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, किसने किया? यही तो इस समय देश में कुछ ऐसी चीजें हैं। हाँ। तो भाजपा और उनके जो समर्थक लोग हैं, जो उनका जो समर्थित मीडिया है, इस मुद्दे को इस तरीके से इस तरीके से चेतन आनंद जी को एक सेकंड कांग्रेस, ठीक है आप अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन आपने एक और बड़ी बात कही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विंग के लोग हैं जो उनको समर्थन कर रहे हैं, चेतन आनंद जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ जो भी लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ से मुद्दा उठाया गया है। कोई भी उठा रहा हो, हाँ। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ आपके चैनल पे, हाँ। कोई भी उठा रहा हो, अगर मेरे दल का भी कोई नेता इस मुद्दे को उठा रहा है, हाँ। तो मैं कहता हूँ कि देश में इस समय जो लोकतंत्र, संविधान और देश के लोगों की जो 2/3 से ज्यादा जो आबादी की जो इस समय बुनियादी सुविधाओं को उससे जो वंचित करने का जो ये मोदी सरकार काम कर रही है, उसके हक और न्याय की जो लड़ाई है उसको कहीं ना कहीं डिरेल करने की कोशिश है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ। मैं जवाब दूंगा। और ये आ रहे हैं आपके पास, ये पहली बार आएंगे आपके पास। ये पहली बार नहीं हुआ है, बस हाँ, एक लाइन में पहली बार नहीं हो रहा। आप जो बात कह रहे हैं तो दंड तो जाहिर तौर पर आपको भी लगेगा ना, वही तो मेरा सवाल था जो आप बात कर रहे हैं। राहुल जी के मामले को भी इसी तरीके से तुल देने की कोशिश की गई थी और उनकी संसद सदस्यता तक छीन ली गई थी। साहब इसमें कहा, चले ठीक है राजेश जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। राजेश जी, एक हफ्ते पहले सदन के अंदर महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी, बयान दिया गया, बिल भी पास हो गया, सब हो गया, और उसके बाद आरजेडी के तरफ से ही ट्विटर पर पोस्ट किया जा रहा है उनके बयान को, उनकी कविता को, और उसके बाद सियासी जंग छेड़ दी गई। तो ये क्यों ना कहा जाए कि एक प्री प्लान्ड है अगड़े वोट बैंक को बांटने के लिए? नहीं, देखिए योगेश जी, सवाल अगड़े का वोट बैंक बांटने के नहीं है। सवाल ये है कि ये जो इशू है, इस इशू को राजनीतिक रंग जिस तरह से एक सत्ता पक्ष के तरफ दिया जा रहा है, बीजेपी के तरफ से दिया जा रहा है, ये गलत बात है। अरे राजेश जी आप समझिए तो, बात तो समझिए, आप पूरी बात तो समझिए, फिर आप फिर भटक रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा नहीं उठाया है,
आरजेडी ने मुद्दा उठाया है। पहले तो मेरा बात तो सुन लेने दीजिए। हाँ। हम भी जान रहे हैं कि ये पहले चेतन आनंद जी उठाया है मुद्दा। चेतन आनंद जी देहरादून से वहाँ मुद्दा उठाया उसके बाद है। हाँ। लेकिन चेतन आनंद जी का परिचय क्या है? चेतन आनंद जी का परिचय सिर्फ यही है कि वो आनंद मोहन के लड़के हैं। हाँ। बाकी उनका कोई परिचय नहीं है। और आनंद मोहन साहब को जेल से बाहर कौन लाया, वो भी परिचय सब देश दुनिया जानती है। नहीं, वो तो कानून लाया, वो उसकी हाँ। कोई बात नहीं है। तो उसी तरह से कहना है कि जैसे बीजेपी करती है कि राम मंदिर हम बनाए। हाँ। लेकिन न्यायालय ने दिया जजमेंट ने, ये उस टाइप का डिसाइड न कीजिए। हाँ। हकीकत यही है कि ये स्थिति जो है, जिस तरह से इसको राजनीतिक गणित किया जा रहा है, जिस तरह से इसको राजनीतिक रूप से किया जा रहा है, जिस तरह से यहाँ के बीजेपी के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक नीरज बबलू बयान देते हैं, यहाँ के युवा मोर्चा जो भाजपा के वो सरेआम पुतला दान कर रही है, क्या ये इस राजनीति को दिया जाना है? ये दो समाज के बीच के है। अगर इतना इन लोगों का जागरूकता था तो रमेश बिगुड़ी जो एक धर्म विशेष पर जिस तरह से बोल रहे थे, क्यों नहीं बोल रहे थे लोग? लेकिन हकीकत यह है कि इन लोगों को सिर्फ ऐसा चाहिए कि इस तरह का समाज में विघटन करने वाला। और आपको ये बता दें कि ये लोकल इशू है। जो योगेश जी, जो ये जहां से आनंद मोहन बिलोंग करते हैं और जहां से ये मनोज झा जी, ये बिहार के सहरसा जिला से बिलोंग करता है, जो मिथिलांचल एरिया है। मैं काउंटर कर रहा हूं सर। दोनों उस एरिया का है। और एक कमेंट लेते हैं, उसके बाद आ रहे हैं। योगेश जी, राजेश जी, लेकिन नहीं, आपने कहा कि सियासत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सियासत क्या? अब तो इसमें ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद शुरू हो गया ना, जो है जात तो बटने लगी। आप देखिए, आप ये बात कह रहे हैं, अब चेतन आनंद जी और नीरज कुमार बबलू एक साइड में आते नजर आ रहे हैं। मतलब वो कहाँ बीजेपी से, वो कहाँ आरजेडी से, वो तो एक साथ एक स्टैंड पर खड़े नजर आ रहे हैं, एक लीग पे खड़े नजर आ रहे हैं। एक बात बताइए, आरजेडी में सिर्फ एक आनंद मोहन का चेतन आनंद ही है जिस समाज की वो बात कर रहे हैं। आप हम ही बताइए, आप बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि वो आनंद मोहन लड़के, तो बोले नहीं वो आरजेडी के हैं। तो आरजेडी में सबसे ज्यादा उनके समाज के विधायक हैं और एमपी है, क्यों नहीं कोई दूसरा कोई आवाज उठा रहा? क्योंकि सब जान रहा है कि ये मामला जो है, जो जिस तरह से आनंद मोहन जी का जो जेल छूटने के बाद पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। एक मैंने फ्यूज की जो है बल्ब की तरह से घूम रहे और वो अपना राजनीतिक जो तलाश रहे हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि ब्राह्मण और राजपूत समाज कभी भी एक दूसरे का मान सम्मान दिया है, एक दूसरे के पूरक रहा है। लेकिन ये पहला बार हो रहा है कि एक इस तरह से गंदी राजनीति हो रहा है कि इसको जो है ब्राह्मण समाज को, वो भी राजपूत जो कहा जाता है कि एक दूसरे का पूरक है, और इस तरह का कुछ लोग जो है पूरे समाज को गाली दे रहे हैं, समाज को बोल रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि मनोज झा ब्राह्मण के शुभ चिंतक हो सकते हैं, क्योंकि मनोज झा कभी भी ब्राह्मण को वो पाग नहीं पहनते हैं, वो जनेऊ नहीं पहनते हैं। बहुत ऐसे मेरे पास ट्वीट है और उनका वीडियो है कि वो ब्राह्मण पर खुद अटैक किए हैं। लेकिन हकीकत है योगेश जी, सिर्फ एक को करके इस तरह का नहीं, पूरे समाज को जो है भ्रमित कर देना चाहिए। और आने वाला समय दोनों समाज, पूरा समाज एक होकर के और इस तरह का जो ताकत जो बीच में खाई पाटने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मिट करेंगे। चलिए ठीक है, आने वाला वक्त बताएगा। अमनप्रीत कौर जी, ठाकुर के कुएं से सियासत का पानी, सियासी पानी कौन निकालने की कोशिश कर रहा है? देखिए, जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए अगर किसी भी बात को उठाया जाता है तो वो अलग बात है, पर मनोज झा जी बहुत सुलझे हुए राजनीतिकार हैं। आपने भी सुनी होगी जब उन्होंने ये कविता सुनाई है तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा है कि किसी जाति विशेष के लिए ये कविता नहीं है, और बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो ठाकुर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये एक प्रतीक है और ये ठाकुर मेरे अंदर भी हो सकता है। हो सकता है उन्होंने जो ठाकुर की सारी चीजें गिनाते हुए उन्होंने बोला है कि पानी ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, चूल्हे की मिट्टी ठाकुर की, बाजरे की रोटी जो बनाते हैं बाजरा भी ठाकुर का। तो हो सकता है उन्होंने बोला कि अपना क्या हो सकता है ये एक प्रतीक, जैसे उन्होंने बोला, तो ये प्रतीक इस बात का भी हो सकता है कि आजकल जैसे आपने भी देखा जो भी लोकतंत्र को एक शर्मनाक करने वाली बातें हो रही हैं, तो उसमें ये चीजें ये एक प्रतीक के तौर पे एक उन्होंने कविता सुनाई। तो उसका मतलब हो सकता है उनका मतलब ये हो कि वो ऐसा चाहती है कि आजकल जो भी है वो सरकार के अधीन है, जो भी है वो सरकार के हाथों में है। आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं। उन्होंने डिस्क्लेमर मतलब कहा था, उन्होंने कहा था कि हमारे शब्दों को शब्दशः न लिया जाए। लेकिन एक सवाल बाद में उन्होंने ये कहा कि अपने अंदर के ठाकुर को मार देना चाहिए। वो हमारे अंदर भी है, आपके भी अंदर है। लेकिन देखिए, आमतौर पर हम लोग बात करते हैं, बोलते हैं तो कहते हैं कि अपने अंदर के राक्षस को मार देना चाहिए, अपने अंदर के रावण को मार देना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अपने अंदर को ठाकुर को मार देना चाहिए। तो ये बात थोड़ा सा लोगों को चुभी है।
बिहार की राजनीति को मनोज झा बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत पारखू नजर है उनकी। उनको भी पता था कि वो अगर ऐसी कविता सुनाएंगे तो उसका क्या क्या, उसका रिएक्टर क्या क्या लोग कर सकते हैं। तो ये जो लोग बोल रहे हैं उनके खिलाफत में, तो उनको ये समझना चाहिए कि वो बिहार को कितना अच्छे से समझते हैं। बिहार की राजनीति में क्या उनको नहीं पता कि जातिवाद जो है बहुत विशेष एक इफेक्ट रखता है वहां पे। हो सकता है ब्राह्मणवाद को लेके, ठाकुरवाद को लेके, दलितों को लेके जब बातें कही जाती हैं, जब आरजेडी ये बात कहता है कि वो A to Z एक पॉलिटिकल पार्टी है जो सब लोगों को साथ में लेके चलती है, तो उनको भी पता था कि ऐसी चीजों का एक ऐसा रिएक्शन भी हो सकता है कि कुछ लोग कुछ जातियों के विरोध में आ जाएं। पर उनका जो प्रतीक कह देना और उनका साफ स्पष्ट ये कह देना कि ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, मुझे नहीं लगता इस पे कोई बात जो है उसका राय का पहाड़ बनाना चाहिए। पर आपको पता है राजनीति में ये सब होता है। हाँ, जाहिर तौर पर है, मौका मिलना चाहिए, लपक लेती हैं राजनीतिक दल। पवन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल। पहले तो मेरी बहन जिस तरीके मनोज झा जी का पक्ष ले रही थी और आरजेडी को इतने बड़ा सम्मान दे रही थी, इनको राजनीतिक विशेषज्ञ हटा के आरजेडी के नेता ही लिख देना चाहिए। दूसरी बात, इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि बिहार का छोड़ो पूरे देश का चारा खा गए थे। आप तो लगता है आज लेबल ही लगाने आए, पहले आपने योगेश पांडे पे मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, जब आपकी बारी आएगी तो बोल देना। मैं आपके बीच में बिल्कुल राजनीतिक दलों की आदत है, क्या करेंगे? जब आपका टाइम आएगा तो मेरी बात को खंडन कर देना, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, तो मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि शायद इनको तो ये भी मालूम नहीं होगा वो बिहार का नहीं पूरे देश का भी चारा खा गए थे। और उनकी पार्टी के नेता के दिल्ली में कितने करोड़ों रुपए के फ्लैट हैं, और जिस तरीके से अभी आपके चैनल पे दिखाया जा चुन के भेजा है ना। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप समर्थन कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ आपके आगे आरजेडी नेता लिख देना चाहिए, जिस तरीके से आप समर्थन कर रहे हैं। आप ये कोई उनके घोटालों की बात करोगे? पवन गोयल जी, यहाँ समर्थन करने वाली कोई बात नहीं भाई। अमनप्रीत कौर जी को मैंने बुलाया, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वो जुड़ी हुई है। दूसरी बात ये, नहीं, रुक जाइए, अरे रुक जाइए पवन जी, अगर आपके समर्थन में अभी बात करते तो आप खिलखिला के हंसते, आप मुस्कुराते, है ना? तब फिर राजेश जी या तो फिर कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे भाई अजीत राय जी ये कहते कि भारतीय जनता पार्टी का इनको अटैक कर दीजिए, इनको लिख दीजिए। राजेश जी भी कई बार ऐसा बोल चुके हैं हमारे साथ, ऐसा नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूं, अगर आपके समर्थन में बोले, आपके नेताओं को कोई अच्छा लगे, तब तो अच्छी बात है, तब आप खिलखिलाएंगे, हंसेंगे और आप कहेंगे नहीं बहुत अच्छा विश्लेषण कर रही है। अरे उनका आप तुरंत करें कि आप मानिए, वो अपनी राय रखेंगे। बिल्कुल ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे तो मैंने उत्तर दिया। अब आपको या उनको बुरा लग रहा है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरी सबसे बड़ी बात, मुझे कौन सा बुरा लगेगा? उनके घोटालों की बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। आप सब अपनी आप चैनल पे बुलाया तो सब अपनी बात रखेंगे ही सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से मेरी बहन या अभी आपके चैनल पे दिखाया जा रहा था कि भाजपा और जेडीयू या भाजपा और जेडीयू की बातें दोनों सुर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी आपने चैनल पे देखा कि कांग्रेस के या दूसरे प्रवक्ता भी जो थे जेडीयू के, वो बार बार यही बात कहना चाह रहे हैं ये भाजपा की मिली भगत है। अरे जाति कार्ड आप खेलो, ठाकुरों के बारे में आप 10 बार नाम लो और उसके बाद ठाकुर भी नाराज हो जाए, वो भी भाजपा की चाल है क्या? आप मनोज झा को देखिए, वो हमेशा कंट्रोवर्सी में ही रहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। क्यों कार्रवाई नहीं करेगी? क्योंकि लालू यादव जी ने भी 90 दशक की बात आपने हेडलाइन पढ़ी होगी, इस डिबेट के बाद से ये बात आई। एक सेकंड रुकिए, मैं जवाब दूंगा ना उस बात का भी। आप एंकर से बोलिए कि रमेश बिदूरी पे सवाल पूछे, मैं एक सवाल के 10 जवाब दूंगा। आप पहले इसको जवाब ले लीजिए, उसके बाद पूछे, मैं उन पे भी जवाब दे दूंगा। मेरी बहन, मैं रमेश बिदूरी जी पे पहले ये जवाब ले लीजिए। मुझे पता है आप बीजेपी के पक्ष में नहीं बोलेंगे, मैं मानता हूँ इस बात को, उसमें कोई बात नहीं है। मैं चाहता भी नहीं कि आप बोले, आप जहाँ खड़े हैं वहीं रहे, आप विपक्षी नेता भी लिख सकती है, कोई बात नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से जातिवाद को बढ़ावा दिया गया, ये पब्लिसिटी में रहने के लिए जो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आज देखिए, इस कंट्रोवर्सी को और बढ़ाने के लिए अमित शाह जी को लेटर लिख देते हैं, जी नहीं मुझे सुरक्षा की जरूरत है। अरे इतने साल आप सुरक्षा से ही ना जी रहे, और उसके बाद फिर आपको भय हो रहा है। ये तो आप बोलने से पहले सोचते। देश की राजनीति के अंदर संसद सबसे बड़ा मंदिर है, चाहे विधानसभा हो चाहे संसद हो। एक सेकंड रुकिए, मैं बता रहा हूँ, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आप मेरी अगर जब वो उग्रवादी, आतंकवादी, मुल्ला ये सब बोल रहे थे दानिश अली को, तब उन्होंने सोचा था क्या? आपके नेता कहाँ सोचते हैं? बोलने से पहले कोई नेता बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। मैं रमेश, पहली बात तो अब आप इसको उत्तर ले लेना, बीच में नहीं बोलना। रमेश बिदूरी जी के बयान की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। रक्षा मंत्री ने भी उनको बोला, बीजेपी ने उनसे शोकॉज नोटिस भी मांगा। क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जो सुन लीजिए, आप सुन लीजिए ना, अब आप फिर बीच में बोल रहे हैं। आपको ना राहुल गांधी जी दिखे, ना सोनिया गांधी जी दिखी। मैं 6 नेताओं के नाम बताता हूं जो मुस्लिम समाज से ही आते हैं, सलमान खुर्शीद
और उसके बाद तुम्हारा गुलाम नबी आजाद, इमरान मसूद, ऐसे ऐसे 6 नेता है कांग्रेस के जिन्होंने मोदी जी के लिए क्या सब किए। वो प्रधानमंत्री के लिए गंदी नाली का कीड़ा जमीन में गाड़ देंगे, माता पिता के लिए बोला, बाप दादा के लिए बोला, उनके लिए आपको चिंता नहीं होगी। वो आपको रमेश बिदोड़ी के लिए बिल्कुल चिंता होगी। मैं तो कह रहा हूँ कार्रवाई करो, लेकिन उनके लिए आपको कोई चिंता नहीं होगी। ऐसे बाढ़ में बार मोदी जी को गाली दी गई, आपको चिंता नहीं होगी। देखिए आप फिर आपको इतना ही डर लगता है ना, विवेक में मत आया करो। देखिए आप बात नहीं सुनना चाह रहे, मैं आपकी सारी बात सुन रहा हूँ, आप बात नहीं सुन रहे हैं। मैं तो क्योंकि मेरे जवाब तीखे हैं, वो आपको अच्छे नहीं लग रहे। आप 92 बार मोदी जी के लिए गाली दी, आपने बोला नहीं बोला, आपने रमेश बिदोड़ी। और ऐसे ही मैं तो कह रहा हूँ आपका नाम राजनीतिक विशेषज्ञ की जगह विपक्षी नेता, और मैं आपको विपक्षी नेता के रूप में ले रहा हूँ। आप ये बताइए 92 में से आपको नाम भी नहीं पता होंगे, बिल्कुल नाम नहीं पता होंगे, जो भाजपा के नहीं प्रधानमंत्री। मैं बता दूं मेरी बहन, सुनिए सुनिए सुनिए, आप सुनिए प्लीज। पहली बात तो आप ये मान लीजिए, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री। तो फिर आपने बोला, आपने नहीं बोला, आपने नहीं बोला, आपने उन 92 गालियों के लिए कुछ नहीं बोला। आपने रमेश बिदोड़ी के बयान के लिए बोल दिया। क्यों? क्योंकि रमेश बिदोड़ी जी ने जिनको गलत बोला वो दानी चली है, लेकिन दानी चली जैसे 6 लोगों ने, 6 बड़े मंत्रियों ने, 6 कांग्रेस के नेताओं ने मोदी जी के लिए अपशब्द गए, आपको दिक्कत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आप तो भूमिका ही विपक्ष। अच्छा ठीक है, आप रुक जाइए, अब रुकिए पवन गोयल जी। नहीं एक सेकंड रुकिए, अमनप्रीत कौर जी, अमनप्रीत कौर जी आप भी रुकिए, आप भी रुकिए। देखिए पवन जी, ये जो बयानों का आप सिलसिला शुरू कर रहे हैं, बयानों को लेकर के अगर जिक्र करें तो केवल कांग्रेस में ही बयान बहादुर नहीं है, सारे दलों में है। आपने कहा ठीक है, बिल्कुल गलत बात बोली कि नाली का कीड़ा बोला, ना मौत का सौदागर बोला। आपको याद नहीं था, मैं भी याद दिला देता हूँ, और भी बयान याद दिला देता हूँ। ठीक है, मौत का सौदागर बोला तो बहुत याद है मुझे। अरे और सुन लीजिए, अभी बुरा लगेगा, अभी आपको अच्छा भी लग रहा है, अभी बुरा भी लगेगा। जो सदन के अंदर बोला गया वो बेहद निंदनीय है, लेकिन जब सोनिया गांधी की किससे तुलना की जाती है, गोली मारो सालों को क्या कहा जाता है भरे समाज में, है ना, तब आपको अच्छा लगता है। सदन में किसी जाति संप्रदाय पर किसी एक उसके सांसद को, संसद के सदस्य को इस तरीके से अपमानित किया जाए और उस पर कोई कार्रवाई ना की जाए जो सांसद बोल रहा हो, और ऐसे इतिहास में कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना किया गया हो, है ना। तो ये चीजें हैं, दोनों तरफ बयान बहादुर है, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ है। मैं एक तरफ की बात नहीं कर रहा, दोनों तरफ कह रहा हूं। तो दूसरी तरफ है ना, उनके तो बयान आपने थोड़े से ही बताए हैं, उनके 95 बयान है एक तरफ। तो नहीं 95 उधर है, 95 उधर है, तो 90 आपकी तरफ भी है, एक हाथ ऊपर नीचे होगा, तो बराबर लेवल पे नहीं खड़ा होगा ना। आप 90 में से 9 नहीं बता पाओगे, आप सिर्फ रमेश बिदोड़ी तक सीमित रह गए, 9 नहीं बता पाओगे। अरे हमने बता दिया 5-6 तो ऐसे बता दिए, गोली मारो सालों को, सोनिया गांधी को क्या क्या कहा गया, राहुल गांधी को क्या क्या कहा गया, तो ये तो बता दीजिए सोनिया गांधी ने क्या क्या बोला, राहुल गांधी जी ने क्या क्या बोला। वही बात आ गई, मैंने उनको भी बताया ना, मैंने उनका भी बताया, मैंने बताया तो आपने सुना नहीं, आपने ये बताया क्या बोला गया, आपने ये नहीं बताया कि उन्होंने क्या क्या बोला। मैंने कहा, मैंने तो बता दिया, मैंने कहा मौत का सौदागर का इस्तेमाल किया गया। मैंने बोला हिटलर बोला, मैंने बोला पवन जी, मैं दोनों लोगों के लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, केवल मैं दोनों लोगों के लिए बोल रहा हूँ, मैं केवल आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपने कहा कि प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो ऐसे मतलब बीजेपी की सपोर्ट करते शरेआम जब नजर आते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। 1000 करोड़ पहले कह रहा हूँ आपका विपक्षी नेता रख देना चाहिए ना, गर्लफ्रेंड बोल देना। आप देखो प्रधानमंत्री में भी कमी निकाल, विपक्षी नेता से बिठाया करो, राजनीतिक विशेषज्ञ से मत बिठाया करो। अमनप्रीत जी रुकिए, एक सेकंड रुकिए, अजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजीत जी आपका कमेंट सेकंड लूंगा मैं प्लीज। पांडे जी थोड़ी सी बात थी। अच्छा हाँ बोलिए, 1 सेकंड अजीत जी 10 सेकंड मांग रहे हैं पवन जी, 10 सेकंड। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ पांडे जी 4 करोड़ घर दिए पीएम आवास योजना से, क्या धर्म देखकर या पार्टी देखकर दिए? जो 12 किलोमीटर से 38 किलोमीटर सड़कें वजह क्या धर्म जाति, 220 करोड़ वैक्सीन दी क्या धर्म जाति देखकर, 12 करोड़ जल से नल दिए क्या धर्म देखकर, 1,65,000 गाँव में बिजली पानी 2014 के बाद है क्या वो पार्टी देखकर? तो मेरी बहन को दिख जाना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था 2013 से 11वें नंबर से कर दी है, वो किसी पार्टी को देखकर नहीं की है, भारत को देखकर की है। तो आप ये भी देखिए, आप ये मत देखिए भाजपा का पक्ष ले रहे हैं। नहीं अच्छी बात है, आवाज दिया अच्छी बात है, लेकिन उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ वो भी आपको पता नहीं होगा। शादी जो कराई जा रही है उसमें गाजियाबाद, अरे रुकिए अमनप्रीत जी रुकिए, जिनकी शादी हो चुकी है उनको शादी करा दी गई, कितने करोड़ का घोटाला हुआ, अभी घोटाला खुल रहा है। ठीक है अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी सरकारों में होता, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। एक सेकंड रुकिए, हाँ रुकिए, अच्छी बात है। सरकारें बनती किस लिए है भाई? हम किस लिए सरकार को चुनते हैं? हमने नहीं, हम किस लिए सरकार को चुनते हैं? हम इसलिए तो सरकार को चुनते हैं।
बिल्कुल कि वो हमारे हित में काम करेगी, वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आरजेडी की हो, जेडीयू की हो, सपा की हो, बसपा किसी की भी हो, हमसे क्या मतलब। हम तो सरकारों का चयन इसलिए करते हैं ना कि वो हमारे हित में काम करें, हमारे लिए काम करें। कोई अपने घर से लाके देता है क्या? सभी राजनीतिक दल जो इस बात का बड़ा गुणगान गाते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अरे कौन सा नेता अपने घर से लाके दिया भाई? हमारे जेब से, हमारे टैक्स का पैसा आप लोग ले रहे हो, हमारे टैक्स के पैसे से आपकी तनख्वाह आती, मालूम है आपको? कौन सी सरकार है जो अपने घर से पैसे चला रही है? भारत की सरकार ने कोई भारत पे एहसान नहीं किया, पहली बात। तो वही बात है ना, वही बात मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ, ठीक है। अरे रुकिए, अरे नहीं रुकिए पवन जी, रुकिए अजीत जी, अरे रुकिए, ठीक है रुकिए पवन जी, रुकिए अजीत जी। योगेश जी देखिए, आपकी पूरी डिबेट का 2/3 हिस्सा किस तरफ जा रहा है? मेरा ये कहना है कि अगर सब समझ दिए मैं अरे राजेश जी अमनप्रीत जी ने आपकी बात रख दी थी भाई। 1 मिनट मैं पवन जी का ही रहना चाहूंगा बस। ये कोई बात अरे भाई आपको पूरा मौका देंगे, क्यों परेशान है? पूरा मौका देंगे भाई, पूरा मौका देंगे, आप क्यों परेशान है राजेश जी? टॉपिक पर डिबेट नहीं रहा और एक आदमी पर पूरा क्रेडिट दिया गया डिबेट है। आ रहे अजीत जी बोलिए। योगेश जी देखिए, ये देश को समझने की जरूरत है कि 1981 में लिखी गई किसी कवि की जो कविता को 2023 में देश के तमाम मुद्दों को पीछे धकेलने के लिए किस तरीके से सबसे आगे किया जाता है। आज ये पूरा देश पूछ रहा है कि 2014 में जिन लोगों ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड कैसे तोड़ दिया। जो लोग कहते हैं, जो मोदी जी कहते हैं कि देश को दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, आज देश दुनिया में महंगाई में तीसरा सबसे महंगा देश कैसे बन गया। जो सेना की सम्मान की बात करते थे, उन्होंने देश के युवाओं को अग्निपथ पर धकेल करके उनके सेना और देश की सेवा में जाने के सपनों को किस तरीके से तोड़ दिया, किस तरीके से इस देश की सारी जो है कि अजीत जी सवाल यही है कि इन सारे मुद्दों को लेकर के ये ब्राह्मण ठाकुरवाद कहां से आ गया बीच में? सवाल तो इसी बात का है। योगेश जी जब ये आज की बात नहीं है, जब देश के वास्तविक मुद्दों को उठाने की कोशिश की जाती है, ये पिछले 10 सालों का भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है, आप उठा करके देख लीजिए। हमेशा उन मुद्दों को डाइवर्ट कर देते हैं, उन मुद्दों को जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको कहीं ये पीछे धकेल देते हैं। ये हमारा, आपका और जो हमारी जो बहन बैठी है, हम सब लोगों का ये दायित्व होता है। भाजपा वाले हर बात पे सबको सर्टिफिकेट देने आ जाते हैं। अरे जो सरकार में है उसके कार्यों की समीक्षा की जाएगी। आप अपने शब्द किसी दूसरे के मुंह में नहीं डाल सकते हैं। आपको बताना होगा कि बेरोजगारी में आपने देश को इस तरीके से भयावह बेरोजगारी में कैसे झोंक दी। आपको बताना होगा कि देश को आपने दुनिया में तीसरा सबसे महंगा देश कैसे बना दिया। आपको बताना होगा कि किस तरीके से इस देश के सारे संसाधनों को अपने चंद पूंजीपति मित्रों को आपने कैसे लुटा दिया। आपको बताना होगा कि देश के लोगों की मेहनत से जमा की गई एक बचत को आपने जो बैंकों में जमा है उसको 15 लाख करोड़ रुपए आपने कैसे अपने मित्रों में लुटा दिया। आपको बताना होगा कि 2014 में जो आपने सपने दिखाए थे, उन सपनों से छल करके इस देश को आपने कहां से कहां पहुंचा दिया। आप कब तक 70 साल 75 साल पीछे की दुहाई देते रहेंगे? अपने 10 साल के कामों की आप अपनी उसकी रिपोर्ट कार्ड आप जनता के सामने रखेंगे? आप क्यों नहीं बताते? अजीत जी बस इसी तरह चर्चाओं में आप इन मुद्दों को उठाइए और बयान आपके नेता वो जरूर देते रहे, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी वो सारे रिकॉर्ड रख देगी जो आप मांग रहे हैं। केवल चर्चाओं में, सोशल मीडिया पर और यही सब यहीं पर आप मांगिए भारतीय जनता पार्टी। मैं चाहता हूं योगेश जी, अगर ऐसे सार्थक विषयों पे चर्चा होगी तो ही इस देश को एक सही दिशा मिलेगी। तो सार्थक विषयों पर आपके नेता क्यों भटक जाते हैं? ठीक है चलिए, ठीक है राजेश जी से जान लेते हैं। हम सवाल तो यही हमारा है, मूल सवाल तो मेरा यही है कि अगर सार्थक विषय आप उठा रहे हैं, सार्थक विषयों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं, मेरे साथी कैसे सर्टिफिकेट देने लग रहे हैं? अरे वो विश्लेषक है, उनको जो मन में, अरे हाँ वो उसका मैंने खंडन कर दिया भाई, उसका मैंने खंडन कर दिया। वो आप सब में ऐसी प्रथा है, आप सब लोग देने लगते हैं। राजेश जी अगर इतने मूल मुद्दे हैं, सवाल वही है कि मूल मुद्दों से भटक करके क्या भारतीय जनता पार्टी आपके नेताओं से आके कहती है कि आप कह रहे हैं भटकाने का काम करती है कि आप ये बयान दीजिए? क्यों भटकते हैं भाई आप? भटकते हम नहीं है योगेश। हाँ। आपके सामने ही जो बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं, देखिए किस तरह से भटका रहे हैं और किस तरह से झूठ बोल रहे हैं नेशनल चैनल पर आकर के। अभी आपसे डिबेट वो कर रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक थे, तो कहे कि रमेश बिदुड़ी को जो है शो कॉज जारी किया गया है। और मैं दावे के साथ कहता
हूँ, अभी पेश करें और अभी हम आधा घंटा के अंदर आपको हम व्हाट्सएप करते हैं कि रमेश बिदुड़ी को शो कॉज जारी नहीं किया गया है, बल्कि वो संसद में जिस तरह से सांसद को अपमानित किया है उसको लेकर के सम्मान दिया गया है। उनको राजस्थान या मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में प्रभारी बनाया गया है। आज बिहार के टोटल पेपर में उनका जो है ये छपा हुआ है कि रमेश बिदुड़ी का जो है सम्मानित किया गया है। किस तरह से ये बैठ करके नेशनल चैनल में इसी तरह से अफवाह और इसी तरह से झूठ भाजपा के नेता बोलते हैं, क्या वो माफी मांगेंगे या क्या? मध्य प्रदेश ने राजस्थान उनको भेजने की तैयारी कर रही बीजेपी। हाँ, और रमेश बिदुड़ी को प्रभारी बनाया, लेकिन किस तरह से यहाँ पर एक राजेश जी केवल जी हाँ, और किस तरह से हकीकत है योगेश जी, देखिए ये बीजेपी टोटल अफवाह फैलाने में मास्टरमाइंड है। इसके नेता जिस तरह से आकर के चैनल पर और जिस तरह से झूठ पर, और वो आप बताइए किस तरह परोस रहे हैं, किस तरह दिखा कर रहे हैं कि चारा खा गए। अरे महाराज, चारा तो कम से कम जानवर खाता है, वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग क्या क्या खाए हैं गिना है? आप बंगाल से उठाइए और आप आसाम से उठाइए और कर्नाटक तक चले जाइए, आप कुछ भी नहीं, ना आकाश बचा, ना पाताल बचा, ना धरती बचा। आप लोग का तो उसके बाद आप उदाहरण दे रहे हैं, शर्म नहीं आता है? अरे इस देश का महानता है, जिस प्रधानमंत्री आज कह रहे थे ना 2014 के पहले जो है उनको अमेरिका में एंट्री तक नहीं था, लेकिन इस देश का संविधान और इस देश का महत्व था कि आज पूरे विश्व में घूम रहे को एंट्री नहीं था, और आप दूसरे की गिना रहे हैं कि बीजेपी लोग क्या क्या बोले हैं। हकीकत यह है कि भाजपा जो है सिर्फ और सिर्फ जो संसदीय भाषा का, गाली गलौज भाषा का, दूसरे का अपमानित करने का ये रहता है। ये तो देश के इतिहास में पहला बार है योगेश जी, पहला बार केंद्रीय मंत्री तक जो है विधानसभा चुनाव, हो सकता है कि अगला बार प्रधानमंत्री नंबर वार्ड के चुनाव लड़ने आ जाए, ये भी हो सकता है, ये भी ये लोग कर सकता है। नहीं तो इसमें आपको दिक्कत कहाँ भाई? उनकी रणनीति, उनके नेता वो जहाँ भेजेंगे वहां चुनाव लड़ेंगे, उनकी रणनीति जहां चुनाव। नहीं तो क्या इसी का काट निकालने के लिए, अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, इसी का काट निकालने के लिए राजेश जी, इसी का काट निकालने के लिए, अरे सुनिए तो, इसी का काट निकालने के लिए क्या अगड़ा बनाम अगड़ा करने की कोशिश की जा रही है क्या आप लोगों की तरफ से? नहीं योगेश जी, बिहार में जो है ठाकुर शब्द जो होता है, जैसे हमारे यहाँ दिवेश चंद्र ठाकुर, ठीक है, वो ब्राह्मण जात से आते हैं, यहाँ मुजफ्फरपुर के रूप से स्नातक से जीते हैं और वो विधान परिषद के सभापति वो ठाकुर टाइटल लगाते हैं, नाई ठाकुर टाइटल लगाते हैं, हर कोई ठाकुर लगाता है। इस तरह से किसी को भी एक समाज को लेकर के जिस तरह से कुछ लोग जो है चंद स्वार्थ लोग जिस तरह पूरे ब्राह्मण को ऐसे ऐसे शब्द किए गए हैं। अब बताइए, राम को भी जात के आधार पर घोषित कर दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण को अगर जो हम लोग नहीं करते तो जो है वो लोग खाना पीना बंद हो जाता। एक एक इतिहास है, अरे हर जात का इतिहास है, ब्राह्मण का तो और गौरवशाली इतिहास है, जिस इतिहास पर शायद सबको गर्व होता है, हर समाज का गर्व होता है, चाहे ऊपर से लेकर के नीचे तब तक हर जगह जो हम लोग निचला तबका तो कहा जाता है, डोम राजा भी कहा जाता है, सब कोई वो आशीर्वाद लेता है, उसे हाथ से आग लेकर के हम लोग पवित्र होते हैं, स्वर्ग जाते हैं। हर जात का समर्थक होता है, हर जात का अपना अपना खूबी होता है, हर जात को अपना दर्द होता है, लेकिन किसी को एक नीचे दिखाना और एक आदमी कोई भी जात का या धर्म का सूचक नहीं हो सकता। नहीं तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, बिहार का अगर हम केवल जिक्र कर लेते हैं तो लगभग 30 से 35 विधानसभा सीटों पर जो है ठीक ठाक असर है राजपूतों का, क्या आपको लगता नहीं कि अगर नाराजगी बढ़ी तो आपको इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है आने वाले समय में? कोई खामियाजा योगेश जी, हाँ। बिहार से जब संसद में मनोज झा जी बोल रहे थे उस समय राजपूत होगा लोग कि नहीं संसद में होगा ही, कोई क्यों नहीं बोला? अरे बोला तो उसके दूसरे दिन बाहर भी नहीं आकर के है, लेकिन बोला ना फिर ट्विटर सोशल मीडिया पर वो उनके शब्द उछाले गए ना। वो कब बोल रहा है, कौन लोग बोल रहा है? हाँ, ये देखिए आरजेडी के लोग बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं? नहीं, आरजेडी के लोग नहीं बोल रहे हैं, आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह है, नहीं एक सम्मानित अच्छा जेपी आंदोलन की उपज है, वो एक नहीं बोले। तो आनंद परिवार आरजेडी से ताल्लुक नहीं रखता, आप मना कर दीजिए आनंद परिवार। आनंद मोहन आरजेडी से नहीं है, नहीं चेतन आनंद आरजेडी से नहीं है, सिर्फ चेतन आनंद है। तो चेतन आनंद की तो मैं बात कर रहा हूँ भाई, चेतन आनंद ने तो मुद्दा उठाया, चेतन आनंद का तो मैं जिक्र कर रहा हूँ। अरे तो यही तो बात है कि चेतन आनंद का परिचय ही आनंद मोहन है।
फिर आप वही अगर चेतन आनंद का परिचय ही आनंद मोहन है, तो अगर चेतन आनंद आरजेडी में है तो आनंद मोहन भी आरजेडी में है, दोनों लोग आरजेडी में हो गए तब तो। नहीं। और पूरा जो है सर, आप ट्विटर आरजेडी का ट्विटर अकाउंट देख लीजिए, आप वहाँ का प्रवक्ता का बयान देख लीजिए, सब कोई जो है इसका खंडन कर रहा है कि नहीं मनोज झा जी का ये परसेप्शन बोलने का आधार नहीं था। हाँ। पूरे प्रूफ के साथ हम बोल रहे हैं, आप फैक्ट चेक कर लीजिए आपके पास, अगर जो हम गलत बोल रहे हैं। हम बीजेपी, अरे मेरे पास फैक्ट है, मैं फैक्ट पे ही बात कर रहा हूँ, बिना फैक्ट थोड़ी ना बात करूंगा। ठीक है ना, तो वही बात है, हम बीजेपी के नेता तो है नहीं कि बिना फैक्ट को बोल दिए और धीरे से निकल गए, वो तो है नहीं। हम जो भी बोलते हैं फैक्ट के आधार पर बोलते हैं। ठीक है अमनप्रीत जी, क्या आपको ये सच में नहीं लगता है कि आने वाले समय में इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है? देखिए, राजपूतों की एक बड़ी आबादी है, अगर हम देश में जिक्र करें तो लगभग 7.5 करोड़ देश में राजपूतों की जनसंख्या है, आबादी है लगभग इतनी। और आने वाले समय में, क्योंकि अब इसको जिस तरीके से तोल देने का काम किया जा रहा है, अगर ऐसा होता है और राजपूतों ने इस बात को अपने दिल में ले ली है बात को, तो जाहिर तौर पर आप देख रहे हैं कि कोई दलगत नहीं देखा जा रहा है। अब या फिर देखा होगा कि जिस तरीके से जब जाति की बात आती है तो फिर पार्टी लोग भूल जाते हैं, जातिवाद को लेकर के ताबड़तोड़ उठ गिरता है फिर, और वही हालत अगर रहे तो नुकसान क्या लगता नहीं कि उठाना पड़ जाएगा? देखिए, अगर लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में तो ये है कि देखो, किसी को भी जाति और लिंग और भेद को लेके किसी के ऊपर भी टीका टिप्पणी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत होती हैं। धर्म को लेके, जाति को लेके तो लोग बहुत ही हाहाकार मचा देते हैं। और आपने देखा कि यूपी और बिहार की जो राजनीति है उसमें तो जातिवाद बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। शायद इसीलिए जाति जनगणना के ऊपर भी ये लोग जोर देते हैं कि जहाँ पे बिहार में जो है जाति जनगणना करवा देनी चाहिए। पर जहां तक हम आरजेडी की बात करें और आरजेडी के नेता की बात करें, मनोज झा की बात करें, तो ये जो बात है, इन्होंने अपना जो क्लेरिफिकेशन है उनका देना बनता है, तो वो अपनी पार्टी को खुद देखेंगे, क्योंकि वो भी चुने हुए नेता है। ऐसे नहीं हम बोल सकते कि मनोज जी ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव देते नहीं। बात यहाँ पर ये नहीं आता है कि भाई अगर हम देख लें तो 15 राज्यों में लगभग 500 विधानसभाओं पर राजपूतों का असर पड़ता है। बाद में देते रहे, वो सफाई दे रहे हैं। हमने क्या कहा, हमने इसीलिए एक शब्द जोड़ा कि जब कोई जाति समुदाय किसी बात को लेकर के उसको दिल से ले लिया उस बात को, फिर पार्टियां भूल जाते हैं। और आपने खुद कहा कि बिहार और खासतौर पर यूपी में जाति को लेकर के बेहद राजनीति जो सक्रिय रहती है, आपने खुद कहा इस बात को। राजनीति हो जाती है। आप जुगेश बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि जाति का जब मुद्दा आ जाता है तो ये बहुत एक सेंसिटिव मुद्दा बन जाता है और बाकी सब चीजें इसके पीछे छूट जाती हैं। तो हो सकता है आने वाले जो इलेक्शन है उसमें आरजेडी को इसका भुगतान करना पड़े, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि वो A to Z पार्टी है, दलितों की पार्टी है, मतलब जो भी ब्राह्मणवाद है, जो भी ठाकुरवाद है, सब लोग, सब जातियां उसमें इन्वॉल्व हैं, वो सबकी पार्टी है, तो इस चीज को भी धक्का लगता है। जो चीज का बेस है आरजेडी का, वो सब जातियों को साथ में लेके चलना, सब लोगों को साथ में लेके चलना है। और जहां हम बात करते हैं लालू यादव और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है वो बनी हुई है, तो उस हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि जो उनके जो भी नेता हैं इस जाति को बिलोंग करते हैं, अगर उनके मन में ये बात आ गई, हो सकता है आने वाले टाइम में जो वोटिंग परसेंटेज है उस पर भी फर्क पड़े और जो नेता चुन के आते हैं उस पर भी फर्क पड़े। ठीक है, अब देखने वाली बात ये होगी कि हालांकि ये बात कही गई है कि ये बात को लेकर के चेतन आनंद जो है वो लालू यादव के सामने भी जाएंगे, लेकिन अब वही देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ लालू यादव के सामने अगर ये बात जाती है तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है, कैसे समझा पाते हैं और आगे की राजनीति किस ओर करवट लेती है। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से ब्राह्मण वर्सेस ठाकुरवाद को लेकर के जिस तरीके से सियासी उबाल मचा हुआ है और वहां पर अब सभी राजनीतिक दल इस पूरे मुद्दे को लेकर भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि आखिर आगे जाकर के ये मुद्दा किस ओर